वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो का लेसन 1 द लास्ट लेसन का पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 पढ़ने पर ये हमको समझ आया कि जो स्टोरी की थीम है वो है 1870 और 71 के बीच में फ्रैंको प्रेशन प्रशिया यानी मॉडर्न जर्मनी उनका वॉर हुआ और इस वॉर में फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस की हार हुई और प्रशा ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन पर अपना कब्जा कर लिया और अल्सेस एंड लॉरेन पर जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया वहाँ पे रहने वालों को कि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ेंगे। और जब इस तरह का डिसीज़न लिया गया तो वहाँ के लोगों पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा और किस तरह से उनकी फीलिंग्स अपने देश के प्रति दिखाई दी, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में, जैसे ही फ्रांस को पता चलता है कि आज ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसकी फीलिंग्स अपने टीचर की तरफ बदल जाती हैं। और टीचर को भी जब वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो ही वॉज क्वाइट इमोशनल और उनमें पैट्रियोटिज्म की फीलिंग थी। तो इसके आगे जैसे ही फ्रेंड्स अपनी क्लास में पहुंचता है तो उसने देखा कि जो स्कूल है जहां पर इतना नॉइज़ होता था, डेस्क का नॉइज़ होता था, एक साथ सारे स्टूडेंट्स अपना लेसन याद करते थे और टीचर अपनी स्टिक को बार बार पटक कर उनको चुप कराते थे, तो आज इस तरह का कोई भी शोरगुल नहीं है, सब तरफ क्वाइटनेस है, सीरियसनेस है। तो वो उसको देखकर थोड़ा वो सरप्राइज़ होता है और जैसे ही टीचर उसे बताते हैं तो उसे पता चल जाता है कि बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे पार्ट 2 में। आई हर्ड मिस्टर हैमिल टू से आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। जब मुझसे पार्टिसिपल के बारे में पूछा गया और मुझसे नहीं बना, मेरा हार्ट बीटिंग बढ़ गई और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने देख सकूं, तो मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, ऐसा मैंने सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी डांटना, मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, क्योंकि फ्रांस छोटा था। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुमको खुद बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम लोग अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बाह ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। हम लोग क्या कहते हैं अपने आप से? प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम लोग कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम ही देखो हम लोग कहाँ आ गए। वेयर वी हैव कम आउट, इसका रिजल्ट देखो। कम आउट मीन्स इसका रिजल्ट देखो कि हमने जो आज सीखना चाहिए था वो कल पर छोड़ दिया और आज हम कहाँ आ गए? आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट पीरियड आ गया। ओह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। और जो टीचर थे मिस्टर हैमिल, वो बड़े दुखी होकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ नहीं, ये अल्सेस, इस पूरे एरिया अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ यही ट्रबल है कि वो आज कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम और हम कल इसको करेंगे। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, यहाँ शी किसके लिए आया है? अल्सेस के लिए। पुट्स ऑफ यानी पोस्टपोन, और अल्सेस के लोगों ने लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का जो आइडिया था वो पोस्टपोन कर दिया। किस पर? टुमारो यानी आगे आने वाले कल पर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू। अब दोज फेलोज, कौन से फेलोज? वो प्रेशियन सोल्जर्स, देयर विल हैव द राइट टू से यू, उनको आप लोगों को कहने का ये पूरा राइट, ये पूरा हक होगा। क्या? हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग तो फ्रेंच मैन यानी फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड, दिखावा करते हो, नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम तो अपनी लैंग्वेज को ना तो स्पीक यानी बोल सकते हो और ना राइट यानी लिख सकते हो। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो अल्सस के लोगों ने जब समय था तब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा और आज आखिरी लेसन आ गया तब भी वो नहीं सीखे। इस पर से जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमल ने उनको कहा कि प्रेशियन सोल्जर्स आपको इस तरह से कहेंगे, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। उन्होंने कहा लिटिल फ्रांस तुम ही अकेले नहीं हो इतने बुरे, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। हम सभी को रिप्रोच यानी ब्लेम करना, हम सभी को खुद को ब्लेम करने का ये मौका है। हम लोग खुद को ब्लेम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने इतने सालों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी। मिस्टर हैमल ने कहा वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, इसके लिए किसी एक को ब्लेम करना ठीक नहीं है। इसी बात को वो आगे के पैराग्राफ में जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं? योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं थी, एंक्शियस है ना, उनको कोई चिंता नहीं थी कि आप लैंग्वेज को सीखें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। उनको लगता था कि आप लोग किसी फार्म यानी खेत पर जाकर काम करें, किसी मिल पर जाकर काम करें, बजाय किसके? फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के। यानी उन्होंने आपको काम कराने को ज़्यादा प्रेफर किया। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। और इसका रीज़न क्या था? ताकि थोड़ा पैसा आप लोग अर्न करके उनको दे सकें। एंड आई, और मैं, मिस्टर हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं। क्या कहते हैं? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी आपको कभी कभी जो वो गार्डन में मेरे फ्लावर्स लगे हुए हैं उनको वाटर, उनको पानी देने के लिए भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए मैं जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? यानी मैंने भी अपने काम कराकर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा आपको ज़बरदस्ती नहीं की। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. फ्रेंच, क्योंकि वो सुन रहा था तो उसने कहा कि इसके बाद मिस्टर हैमल एक के बाद एक बात बताते गए। किसके बारे में? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। की जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है। ये बतलाता है कि मिस्टर हैमल अपनी कंट्री को, फ्रांस को कितना प्यार करते थे। ये उनकी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को बतलाता है। मिस्टर हैमल ने कहा फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज वो पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। क्यों है? द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। क्लियरेस्ट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें, लॉजिकल है, लॉजिक है उसमें, वो आसान है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमको इस लैंग्वेज को गार्ड यानी इसको संभाल कर रखना चाहिए, अपने अंदर इसकी रक्षा करनी चाहिए। मिस्टर हैमल यहाँ पर क्वाइट इमोशनल हैं, पैट्रियोटिक हैं, उनको अपनी मदर टंग से बहुत प्यार है, ये हमको समझ में आ गया। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनी मदर टंग को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यदि लोग अपनी मदर टंग को पकड़कर नहीं रखते हैं, मदर टंग की रक्षा नहीं करते हैं और मदर टंग को संभाल कर नहीं रखते हैं, तो पक्का वो एनस्लेव, वो गुलाम हो जाएंगे। और की टू देयर प्रिजन, और जो मदर टंग है वो प्रिजन से आज़ाद होने की चाबी है। यानी हम यदि गुलाम नहीं होना चाहते हैं तो हमें अपनी मदर टंग की रक्षा करनी चाहिए। देन ही ओपन्ड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। इसके बाद में उन्होंने ग्रामर का टॉपिक खोला और हमको हमारा लेसन समझाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट।
मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मुझे ये लेसन हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, ऐसा लगा कि जो कुछ भी वो कह रहे थे वो तो बहुत ही आसान था। सो ईजी, फ्रेंड्स ने दोबारा यूज़ किया सो ईजी, यानी ईजीएस्ट था। जो भी लेसन था मुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मुझे इसका कारण भी समझ में आया कि इसके पहले मैंने फ्रेंच लैंग्वेज के किसी भी लेसन को इतनी केयरफुली नहीं सुना, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस था। ये हम लोग लेसन के स्टार्टिंग में ही जान चुके थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। एक बात और, फ्रेंड्स ने कहा कि आज मिस्टर हैमल हर बात को बहुत ही पेशेंस के साथ में समझा रहे हैं। तो दो कारण हैं उसको ग्रामर का टॉपिक क्यों समझ में आया कि एक तो वो बहुत ही केयरफुली आज क्लास में सुन रहा है, और दूसरा मिस्टर हैमल भी बहुत ही पेशेंस के साथ में ही वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि द पुअर मैन किसके लिए आया? मिस्टर हैमल के लिए। बेचारे मिस्टर हैमल, उनको जितना भी नॉलेज था, जितना भी ज्ञान था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो जाने से पहले ही वॉन्टेड टू गिव अस, वो हमको देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वंस, ऐसा लगता था कि हमारे सिर में, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में वो एट वन स्ट्रोक यानी एट वंस एक बार में ही पूरे फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर के रूल्स को दे देना चाहते थे, उनको हमारे ब्रेन में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ने के बाद में अब हम लोगों ने राइटिंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखने का भी लेसन हमारे टीचर ने पढ़ाया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। राइटिंग सेशन के लिए मिस्टर हैमल उस दिन हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और उन पर बहुत ही सुंदर राउंड हैंड यानी कर्सिव में यानी घुमावदार अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सिस। पूरी कॉपीज़ में लिखा था फ्रांस जो कि उनका नेशन था और अल्सिस जो कि उनका डिस्ट्रिक्ट था, वो लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और पूरा का पूरा जो राउंड हैंड में फ्रांस अल्सिस लिखा था उन कॉपीज़ पर, ऐसा लग रहा था कि जो फ्रांस के छोटे छोटे झंडे पूरे स्कूल रूम में तैर रहे हों, क्योंकि मिस्टर हैमल ने वही कलर्स लिखने में यूज़ किए थे जो कि फ्रांस के फ्लैग में होते हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और जो ये फ्रांस अल्सिस ये जो कॉपीज़ थी ये हमारी डेस्क के ऊपर रॉड पर लटकाई हुई थी। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. हर कोई अपना काम कर रहा था, सेट टू वर्क काम कर रहा था, लेकिन आज बिल्कुल क्वाइटनेस थी, सीरियसनेस थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही आवाज़ थी इस पिन ड्रॉप साइलेंस में कि हम लोग अपने पेन से जो कॉपियों पर लिख रहे थे उसके खड़खड़ाहट, उसके स्क्रैचिंग की आवाज़ थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। बीच में कभी कभी बीटल जो कि एक तरह का इंसेक्ट होता है, एक तरह का कीड़ा होता है, वो उड़ता था। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। लेकिन हम में से कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्राणी भी थे। वो कौन थे? हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। जो कि अपने जो उनके पंजे थे जो कि देवर लाइक फिश हुक्स, जो कि मछली को पकड़ने वाले हुक की तरह। एक्चुअल में छत पर पिजन्स यानी कबूतर थे जो कि अपने पंजों से छत को बार बार कुरेद रहे थे। तो राइटर ने इसको किससे तुलना की है? लाइक फिश हुक्स। जो उनके पंजे थे, जो उनके पंजों के नेल्स थे, वो मछली पकड़ने के हुक की तरह थे और उससे वो उस छत को बार बार स्क्रैच कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में ही कर रहे हों। एक्चुअल में क्या होता है कि
वैसे तो जानवरों की, पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन जो जानवर, जो पक्षी जिस एरिया का होता है, जिस इलाके का होता है, वो वहीं के लैंग्वेज में ही इशारों को समझ पाता है। तो ऐसा लग रहा था कि ये पिजन्स भी जो स्क्रैच कर रहे हैं उनमें से भी फ्रेंच लैंग्वेज की ही आवाज़ आ रही है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। कू ये पिजन की आवाज़ को कहते हैं, तो वो बड़े धीमे धीमे अपनी साउंड निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे कि कबूतर अब कू करेंगे तो वो भी जर्मन लैंग्वेज में ही करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. लिखते लिखते जब भी मैं मिस्टर हैमल को देखता था तो मैंने पाया कि वो मोशनलेस, एक तरह से वो निर्जीव हो गए थे, उनमें कोई भी मोशन नहीं था और वो खामोशी से अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ को, गेज यानी एक टक देखना, लुकिंग इंटेंटली, लगातार देखना, देखते थे। देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को देखने लगते थे, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज हैंड, इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लगता था मानो वो हर चीज़ को लगातार देखकर उसकी इमेज को अपने माइंड में सेट कर लेना चाहते हों। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और उनके इस अटैचमेंट का कारण भी था क्योंकि वो इस प्लेस पर लगातार 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, ये जो गार्डन है ये भी उन्हीं का लगाया हुआ है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और गार्डन के सामने जो ये क्लास है लगातार 40 साल से ही वॉज टीचिंग देयर। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन मिस्टर हैमल बहुत ही करेजियस थे, वो हर लेसन को लास्ट तक, यानी जो टाइम था जिसके बाद में वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाना था, उस आखिरी क्षण तक वो हर लेसन को पढ़ाना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग, पहले हमने ग्रामर पढ़ा, इसके बाद में राइटिंग, इसके बाद में वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इसके बाद में हमको उन्होंने फ्रेंच हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बे बो बू, इसके बाद में जो छोटे बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको फोनेटिक साउंड पढ़ाई गई। डाउन देयर एट द डेस्क ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। क्लास में थोड़ी नीचे, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि उस गांव के जो सीनियर लोग थे वो भी उस दिन बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। हाउजर ने भी अपने चश्मे को चढ़ाया और प्राइमर यानी जो बेसिक बुक थी फ्रेंच लैंग्वेज की, उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के जो लेटर्स थे उनको लिख रहे थे। यू कुड सी ही टू वॉज क्राइंग, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। धीरे धीरे वो समय आ रहा था जब वहाँ पर जर्मन्स को, प्रशन सोल्जर्स को आ जाना था और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का नियम या कानून लागू हो जाना था। ही वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और इस कारण से जो हॉजर था वो भी दुखी था। ही वॉज क्राइंग, और जो उसकी आवाज़ थी वो ही वॉज इमोशनल, और वो उसकी आवाज़ में एक तरह से ट्रैम्बलिंग थी, वो हिल रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, और उसकी इस तरह की आवाज़ कि वो ही वॉज क्राइंग, वो इमोशनल था, उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ट्रैम्बल हो रही थी, तो जो ये कॉम्बिनेशन था तो हम लोगों को हंसी आने वाली थी। लेकिन ये मोमेंट हंसने का नहीं था, क्योंकि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज अब आखिरी जो लैंग्वेज का आखिरी समय आ गया था, तो हम लोग इस समय हंसने की बजाय हम लोग सीरियस थे और हम लोगों को भी रोना आ रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी जो चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजेलस, और इसके बाद में चर्च में जो 12 बजे प्रेयर गाई जाती है वो प्रेयर शुरू, उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और उसी समय जब घड़ी ने 12 बजाए, चर्च में एंजेलस जो प्रेयर होती है 12 बजे, उसकी आवाज़ आई। द
तभी प्रेशियन सोल्जर्स के जो ट्रम्पेट थे, जो कि क्योंकि वो भी वहीं सॉमिल के पीछे ड्रिल कर रहे थे, ये हम लोगों ने स्टोरी की बिगनिंग में पढ़ा था, तो उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई क्योंकि वो भी अपनी ड्रिल के बाद में, अपनी एक्सरसाइज के बाद में लौट रहे थे। और ये आवाज़ हमें अपनी खिड़की से 3 आवाज़ें सुनाई दी। कौन कौन सी? एक तो चर्च बेल की, एंजलस की यानी जो प्रेयर की, और उनके ट्रम्पेट्स की। मिस्टर हैमल स्टूड अप। आवाज़ सुनते ही मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल। इस बार वो बहुत, जो उनका चेहरा था बहुत कमज़ोर, पेल यानी येलोइश, येलोइश जो बीमारी में या जो चिंता के कारण कलर हो जाता है, वो उनका जो चेहरा था वो बहुत ही येलोइश यानी बहुत ही वीक लग रहे थे। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इसके पहले मैंने उनको कभी इतना ऊंचा नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि फ्रांस अक्सर लेट आता था और उसका क्लास में मन भी नहीं लगता था, तो उसने कभी मिस्टर हैमल को ध्यान से नहीं देखा कि उनकी हाइट कितनी है। माई फ्रेंड्स ही सेड। मिस्टर हैमल ने कहा माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि उस समय उनके गांव के भी बहुत सारे सीनियर एजेड लोग बैठे हुए थे। आई बट समथिंग चोक्ड हिम। वो बोलना चाह रहे थे, स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनका गला चोक हो गया, उनका गला रुंध गया ड्यू टू इमोशंस, सेंटिमेंट्स। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न हुए। टुक ए पीस ऑफ चॉक। उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट। क्योंकि वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे इस क्षण में, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी माइट यानी पूरी ताकत से ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने पूरे बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे, जितने बड़े लेटर्स में वो लिख सकते थे, उतने बड़े लेटर्स में क्या लिखा? वीवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस की हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड। और उसके बाद में वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और उन्होंने अपना सिर दीवार पर टिका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस। और विद हिज हैंड, और उन्होंने एक शब्द बोले बिना अपने हाथ से ही हमको एक इशारा किया। जेस्चर यानी इशारा किया। क्या किया? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस किया जाता है, ये स्कूल, ये क्लास, ये स्कूल समाप्त हो गया, आप लोग घर जा सकते हैं। इस प्रकार एक नेशन, एक अल्सस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में जब जर्मन लैंग्वेज इम्पोज हुई तो वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के लोगों पर किस तरह का असर पड़ा, वो कितने इमोशनल हुए, उनको किस तरह से अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे उन्होंने क्या सोचा, ये इस लेसन में, द लास्ट लेसन में बताया गया है।